गुड इवनिंग सब। म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, हम स्टार्ट करते हैं सेशन। काफी ज्यादा टाइम हो जाता है आप लोगों को भी पढ़ते पढ़ते, तो म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए आप सभी का आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी के एग्जाम्स बहुत पास हैं और आने वाले एग्जाम्स में काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इन टॉपिक्स पर हम पढ़ तो लेते हैं, क्लासेस ले लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं अगर क्वेश्चंस की, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है आंसर टिक करने में। इसलिए ये हमारे सेशंस जो होते हैं इम्पोर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम्स, ऐसा कुछ लिख के, तो ये रहता है कि इसमें हम सभी ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं आप लोगों के लिए कि जिनकी संभावना है आने की, या उससे संबंधित प्रश्न अगर आए तो आप लोगों के आंसर गलत ना जाए। इसलिए ये कहने का कारण ये है कि आप सभी लोग एंगेज रहें आज की क्लास में। हम क्वेश्चन रीड करेंगे, ऑप्शन रीड करेंगे और उसके बाद आंसर आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो सभी लोग आंसर देंगे तभी सेशन इंटरेक्टिव हो पाएगा। तो अगर सभी लोग एक बार यस बोल दें सेशन में, चैट सेक्शन में, तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन। यस मैम। ओके सर। यस यस यस, सभी का आ रहा है। 71 लोग जुड़े हुए हैं पार्टिसिपेंट्स, तो एटलीस्ट 70 तो आना ही चाहिए रिप्लाई। ठीक है, लगभग सभी के आंसर आ चुके हैं, रिप्लाई आ चुके हैं। हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो आप सभी लोगों को मैं कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगी। उस टाइम में आपको क्या करना है, चैट सेक्शन में आंसर देना है क्वेश्चन का, और उसके बाद हम आंसर देखेंगे। जी बिल्कुल, सभी के मैसेज अब आ चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। द प्लेज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में प्लेज को डिफाइन किया गया है? ए 172, बी 171, सी 175 या फिर डी 174। तो चैट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। 74 लोग हैं यहाँ पे, 75 हो गए हैं आप, काफी ज्यादा लोग हैं। तो आंसर मैं बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ कि एटलीस्ट 50 to 60 लोग तो आंसर दें। तो 21 आंसर लगभग यहाँ पे आ चुके हैं और ए और बी आंसर लगभग सभी की तरफ से आ रहा है। अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूँ यहाँ पे, तो शुभ्रता घोष जी ने ए लिख के 172 आंसर लिख ही दिया है डायरेक्ट। उसी के बाद शशि जी ने आंसर दिया है बी। तो ए और बी के बीच में है लड़ाई की क्या होगा आंसर। ठीक है, 172। ठीक है, सिद्धार्थ जी ने आंसर दे दिया है ए ही है। प्रमोद जी ने कहा है 172 है मैम। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर आंसर है ए 172, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्ज ऑन मूवेबल एसेट्स विदाउट पोजेशन टू बी क्रिएटेड इज चार्ज नोन एज। जो मूवेबल एसेट्स होते हैं, जो ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, इन पे जो चार्ज लगता है विदाउट पोजेशन टू बी क्रिएटेड इज चार्ज नोन एज। क्या कहते हैं ऐसे चार्ज को? ए लाइन, बी असाइनमेंट, सी मॉर्गेज या फिर डी हाइपोथिकेशन। तो बता दीजिए आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग, क्या होगा आंसर। सभी के आंसर आ रहे हैं यहाँ पे और आंसर आ रहा है डी। ठीक है ठीक है ठीक है, सभी का आंसर आ चुके हैं और देखते हैं हम आंसर क्या है। आप सभी लोग सही ही होंगे, बट जैसा कि प्रोसेस है क्वेश्चन के बाद हमें आंसर देखना ही है, तो आंसर देख लेते हैं क्या है आंसर। बिल्कुल सभी सही हैं आप लोग, आंसर है हाइपोथिकेशन। क्लियर हुआ सभी को? आज के सेशन में अभी तक के सबसे ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैं देख रही हूँ 78 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो सभी को कमिंग एग्जाम के लिए मेहनत करनी है, ये देख के समझ आ रहा है। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन।
जी बिल्कुल सर, आप सभी ने आंसर सही दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हेन अ लोन इज गिवन बाय अ बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ रेलवे रिसिप्ट, विच टाइप ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड? जब लोन बैंक के द्वारा दिया जाता है सिक्योरिटी ऑफ रेलवे रिसिप्ट पर, विच टाइप ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड, तो इस पर कौन सा टाइप ऑफ चार्ज क्रिएट होता है? ए है लाइन, बी प्लेज, सी हाइपोथिकेशन, या फिर डी असाइनमेंट। तो लगभग ऑप्शन सभी के सेम है। हम आंसर देखने के लिए आप लोगों के चैट सेक्शन में हम देख लेते हैं। डी असाइनमेंट आंसर आ रहा है। डी और बी, डी और बी आ रहा है एटलीस्ट। यहाँ पे अनुराग जैन जी ने कहा है असाइनमेंट ही होगा आंसर, ठीक है। सोमराज जी ने भी आंसर डी दिया है। लगभग मैं फर्स्ट 5 और लास्ट 5 क्वेश्चन मतलब रिप्लाई पढ़ने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सभी के आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। आर के शाह जी ने आंसर दिया है डी असाइनमेंट। तो देख लेते हैं हम आंसर क्या है। आंसर है यहाँ पे बी प्लेज, ठीक है। तो जब लोन दिया जाता है बाय अ बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ रेलवे रिसिप्ट, कौन सा टाइप ऑफ चार्ज क्रिएट होता है, तो इसका आंसर है बी प्लेज। तो बहुत से लोगों के आंसर बी भी थे, तो वो लोग सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी किसी का ऑप्शन सही जाएगा, कभी किसी का ऑप्शन सही जाएगा। हमें मेन फोकस करना है कि हमें सब चीज याद हो जाए, चाहे हम मैम यहाँ पे एक ट्रेन आते मैम हैं। एक क्वेश्चन। जी सर पूछिए। मैम जैसे आपने रेलवे रिसिप्ट बोले तो जी उसका ये आंसर प्लेज रहा। जी जो एलआईसी की रिसिप्ट रहती है उसमें भी यही होता है कि एलआईसी में असाइनमेंट होता है? तो ये सर, दोनों तो रिसिप्ट ही है तो। बिल्कुल सर, मैं आपको समझा भी सकती हूँ इस चीज के बारे में, बट एक्चुअल में ये सेशन सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस और आंसर्स का ही रखे हुए हैं। तो ओके इस ठीक चीज है का मैम। जो सॉल्यूशन है आपके क्वेश्चन का, या फिर जो आंसर है, वो सर की तरफ से बिल्कुल आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके मैम अ, ओके। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। और भी सभी पार्टिसिपेंट्स को अगर ऐसे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं पढ़ते टाइम, तो आप लोग एक नोटपैड जरूर रखें साथ में और पेन, तो उस पर लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन हमने जब ये सॉल्व किए थे तो उस टाइम पे ये हमें प्रॉब्लम या फिर कंफ्यूजन था या कोई डाउट था। तो उसका हम एक अलग से सेशन रख के ये सारी चीजों को आपको क्लियर कर गवर्नमेंट दें। सिक्योरिटी में जो भी देते हैं वो प्लेस्ड होता है। जी जी सर, प्लेज होगा सर यहाँ पे आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द मॉर्गेज हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत मॉर्गेज डिफाइन किया गया है कौन से सेक्शन के अंतर्गत? A56, B57, C58, या फिर D59। तो जल्दी से देखते हैं आंसर सभी के। आंसर आ रहा है सभी का C58, और 59 भी आंसर आ रहा है। तो सी और डी। ए आया है, केशव जी ने आंसर दिया है 56, मोहिनी सक्सेना जी ने आंसर दिया है 58, अखिलेश कुमार जी का आंसर है C58। ठीक है, अब सभी के आंसर 58 आ रहे हैं लगभग। तो जब सभी के आंसर सेम आ रहे हों तो इसका मतलब ये है कि आंसर वही है। लेकिन ऐसा कहना सही तब तक नहीं होगा जब तक हम करेक्ट आंसर ना देख लें। तो हम देख लेते हैं आंसर क्या है। बिल्कुल सही है आप सभी लोग, आंसर है C58, जो मॉर्गेज डिफाइंड है अंडर सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए, which of the following mortgages is not required to be registered with registrar? इसमें से कौन सा मॉर्गेज रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है रजिस्ट्रार से? ए सिंपल मॉर्गेज, बी इंग्लिश मॉर्गेज, सी यूजुफ्रक्चुअरी, हाँ ठीक है, मॉर्गेज, या फिर इक्विटेबल मॉर्गेज। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। इक्विटेबल मॉर्गेज सभी का आंसर है यहाँ पे। ठीक है, सभी ने आंसर दिया है डी, इक्विटेबल। इक्विटेबल, काफी पार्टिसिपेंट्स ने आंसर ऑप्शन में लिखते हुए आंसर ही लिखा है कि इक्विटेबल। उन लोग की श्योरिटी बहुत अच्छी है। ईएम को सही नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है अनुराग जी, समझ गई मैं। तो हम देखते हैं आंसर यहाँ पे। आप सभी लोगों के एक्चुअल में फैक्ट भी क्लियर हैं, तो आंसर बिल्कुल सही है।
और आंसर अगर हम देखें तो आंसर है यहाँ पे डी, इक्विटेबल मॉर्गेज को रजिस्टर्ड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है रजिस्ट्रार के साथ। नेक्स्ट देखिए, द चार्ज ऑफ असाइनमेंट इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ, जो चार्ज ऑफ असाइनमेंट है ये कौन से प्रोविजन से गवर्न किया जाता है? ए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या फिर डी, नन ऑफ दी अबव। अभी 2, 3, 4 आंसर आ चुके हैं, अब लाइन लग गई है आंसर की ए, बी, सी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आंसर आया है, धीरेन्द्र कुमार जी ने आंसर दिया है, और बाकी ए। ठीक है केशव जी, ए बता रहे हैं आप आंसर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब बी और सी आंसर आ रहा है लगभग सभी का, ए, बी, सी। अच्छा, ऐसा कोई है जो अपने आंसर को बहुत श्योरिटी के साथ बता सकता है कि 100% आंसर तो यही होगा? क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन आ रहे हैं। जी, sorry नितेश sorry जी B. का आंसर। no transfer of property है। अच्छा ठीक है, 100% धीरेन्द्र सॉरी कुमार मैम, जी मेरा ने ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप लोगों का कहना है, पवन कुमार जी का भी कहना है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। 100% श्योरिटी अभी एक दो लोगों की आई है। ठीक है, देख लेते हैं आप लोग की जो श्योरिटी है वो सही है कि नहीं। विनय गुप्ता जी ने आंसर दिया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आंसर आपका सभी का सही था, आप सभी Yes, आंसर आप लोग खुश हो जाइए कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग का आंसर सही जाएगा। बस थोड़ा सा म्यूट करके रखिएगा, है ना। तो आंसर है जो चार्ज ऑफ असाइनमेंट है इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूपेंद्र साहू जी, बिल्कुल सही था आपका आंसर, 100% सी। नेक्स्ट देखिए, तो 100% सी आंसर आपने दे दिया है भूपेंद्र साहू जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी इसी तरह दीजिए। 7A, कंपनी इज हैविंग, अच्छा 7th क्वेश्चन है, अ कंपनी इज हैविंग इमूवेबल प्रॉपर्टी इन बेंगलोर। अच्छा, कंपनी के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है बेंगलोर में, मतलब उसे मूव नहीं कर सकते हैं। इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन चेन्नई, और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? चेन्नई में। एंड द कंपनी इज विलिंग टू अवेल बैंक लिमिट्स इन मुंबई, और कंपनी क्या चाह रही है कि बैंक लिमिट्स जो अवेल हो वो कहाँ पे हो जाए? मुंबई में। तो वेयर द ईएम विल बी क्रिएटेड, ईएम कहाँ पे क्रिएट किया जाएगा? बेंगलोर में, चेन्नई में, मुंबई में, या फिर इनमें से कोई भी प्लेस पे? तो देखते हैं आंसर, आप सभी के आंसर आ रहे हैं A, अच्छा बेंगलोर लगभग सब। चैट सेक्शन में पूछिए आप क्या पूछना चाह रही हैं मैम। ठीक है, B, D, C, A सारे ही आंसर आ रहे हैं। केशव, अच्छा जी आप कंफ्यूज्ड हैं बट बी लग रहा है आपको आंसर। अच्छा मैम ठीक है, ए आ रहा है आंसर, बेंगलोर। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिए। कंपनी के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब मूव नहीं कर सकते, वो है बेंगलोर में। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है चेन्नई में। अब कंपनी चाह रही है कि उसकी जो बैंक लिमिट्स हैं वो कहाँ पे अवेलेबल हो जाए? मुंबई में। ईएम कहाँ पे क्रिएट होगा? बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, एनी ऑफ दीज प्लेस। ए, बेंगलोर आंसर आया है। अभी देख लेते हैं हम आंसर क्या है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए, एनी ऑफ दीज प्लेस, कहीं पे भी ये किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखिए, a term loan agreement was signed by the borrower but stamp duty paid on the agreement was not adequate. The stamp duty can be made up subsequently with the permission of, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक लोन एग्रीमेंट किया गया था जो कि साइन किया गया था बोरोवर के द्वारा, बट यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी पे नहीं की एग्रीमेंट पे, जो मतलब पे की गई वो एडिक्वेट नहीं थी, पूरी नहीं थी एक तरीके से। अब जो स्टैंप ड्यूटी सब्सिक्वेंटली बनाई जाएगी वो किसके परमिशन से की जाएगी? कलेक्टर ऑफ स्टैंप ड्यूटी, स्टेट गवर्नमेंट। ए, बी, कॉम्पिटेंट कोर्ट, सी, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, या फिर डी, कैन नॉट बी मेड गुड लेटर ऑन। तो आंसर आया है ए, कलेक्टर ऑफ स्टैंप ड्यूटी, स्टेट गवर्नमेंट। इट्स ए। ठीक है,
सभी के आंसर ए आ रहे हैं और यहाँ पे एक आंसर बी भी आया है। तो देख लेते हैं कि आंसर क्या है। आंसर है यहाँ पे ए, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोरोवर इफ आस्क फॉर कॉपीज ऑफ द लोन डॉक्यूमेंट्स। अगर बोरोवर कॉपी ऑफ द लोन डॉक्यूमेंट मांगता है तो इसमें क्या होगा? कैन नॉट बी अलाउड, शैल बी गिवन, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आंसर आया है बी, शैल बी गिवन, मतलब कि लोन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देना जरूरी है और देना चाहिए। बी आंसर आ रहा है सभी का। ठीक है, हम देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर है यहाँ पे बी, शैल बी गिवन। सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर वर 4 स्टैम्प्स अफिक्स्ड टू अ डॉक्यूमेंट, 2 were cancelled by signatures across them and 2 by cancelling them by putting cross। यहाँ पे आंसर क्या होगा? फोर स्टैम्प्स अफिक्स्ड किए थे डॉक्यूमेंट में, 2 कैंसिल कर दिए सिग्नेचर करके उनपे अक्रॉस देम, और 2 कैंसिल किए बाय पुटिंग क्रॉस। कैंसिलेशन इज डिफेक्ट, ए कैंसिलेशन इज डिफेक्टिव, बी कैंसिलेशन इज इनवैलिड, सी कैंसिलेशन इज पुअर, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो चैट सेक्शन में आंसर सभी के आ चुके हैं और आंसर आ रहा है बी, सी, ए। फिर से कंफ्यूज्ड हैं क्या सभी लोग? अच्छा, जो कंफ्यूज्ड नहीं है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए नॉट कंफ्यूज्ड। देखिए आंसर है यहाँ पे कैंसिलेशन इज प्रॉपर। बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज्ड नहीं थे। तो लास्ट में जिनके भी आंसर आए हैं नॉट कंफ्यूज्ड, वो बिल्कुल सही थे और आंसर है यहाँ पे सी, कैंसिलेशन इज प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्स टू बी अटेस्टेड या विटनेस्ड। कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें से जरूरी होते हैं अटेस्ट होना या फिर विटनेस्ड, एक तरीके से कह सकते हैं। ए, मॉर्गेज डीड, बी, प्लेज एग्रीमेंट, सी, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट, या फिर डी, ऑल ऑफ दी अबव। एक आंसर आ चुका है डी। हर्षिता गौर जी ने आंसर दिया है डी, अखिलेश कुमार जी ने आंसर दिया है डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब सभी के आंसर जब डी आ रहे हैं और एक भी चेंज आया नहीं अभी तक आंसर में, तो आंसर आप सभी लोगों का सही भी होना चाहिए। तो आंसर हम देख लेते हैं। पंकज कुमार जी ने आंसर थोड़ा यहाँ डिफरेंट दिया है, बाकी हम आंसर सभी के देख रहे हैं कि सेम आ रहे हैं। तो देख लेते हैं आंसर क्या है। तो आंसर है यहाँ पे ए, मॉर्गेज डीड। पंकज कुमार जी आपका आंसर सही था। और बाकी सब लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए कि कौन सा रिक्वायर्ड है अटेस्ट और विटनेस करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट मॉर्गेज डीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन गलत होना भी जरूरी है। अगर सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में सोचेंगे कि अब हमने लगभग सब कुछ पढ़ ही लिया है, इसलिए गलतियां होना जरूरी है। गलतियां होती रहेंगी तो हम सीखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ लोन डॉक्यूमेंट हैज बिकम टाइम बेयर्ड लोन एंड बैंक वांट्स दैट द लिमिटेशन शुड बी अवेलेबल अगेन, इट कैन बी डन बाय। लोन डॉक्यूमेंट अब टाइम बेयर्ड लोन बन चुका है और बैंक चाहता है कि जो लिमिटेशन है वो फिर से लगाई जाए। और ये कौन लगाएगा, कैसे? तो ए, ऑब्टेनिंग फ्रेश लोन डॉक्यूमेंट्स विथ ओल्ड लोन बीइंग द कंसिडरेशन, बी, ऑब्टेनिंग बाय एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, सी, बाय आस्किंग द बोरोवर फॉर पार्ट पेमेंट, या फिर डी, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। सभी का आंसर आ रहा है डी, ए, डी। ठीक है, लगभग सभी के आंसर डी आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, एफ आंसर आ रहा है। एफ तो है ही नहीं ऑप्शन में। एफ आंसर मत दीजिए प्लीज। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है यहाँ पे ए, ऑब्टेनिंग फ्रेश लोन डॉक्यूमेंट्स विथ ओल्ड लोन बीइंग द कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये पेन कौन चला रहा है भाई? पेन ना चलाएं प्लीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रोवाइड्स एन एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड ऑन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट अंडर सेक्शन। जो लिमिटेशन एक्ट है 1963 का, वो प्रोवाइड करता है एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड किस बेसिस पर, ऑन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट अंडर सेक्शन। कौन से सेक्शन के अंडर में होता है ऐसा? 16, 17, 18, 19। तो अब ऑप्शन ए बी सी डी मत लिखना, आप लोग आंसर बताइए जल्दी से। बी आंसर आ रहा है, विजय रजक जी का आंसर ज्यादा देर बाद आया है या अभी मैंने देखा है शायद से। बी आंसर आ रहा है 17। भूपेंद्र साहू जी का आंसर आ रहा है 17। जगबंधु जी, अखिलेश कुमार जी का आंसर आ रहा है 17। 12 का आंसर एक बार फिर से बताइए लोकेश श्रीवास्तव जी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ आंसर, एक बार हम ये देख लें आंसर, फिर मैं आपको कंफर्म करती हूँ। 18 आ रहा है, मोहिनी सक्सेना जी ने आंसर दिया है 17। तो हम देख लेते हैं क्या है आंसर। आंसर है यहाँ पे सी 18। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी लोकेश जी, हम 12th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन था, जो लोन डॉक्यूमेंट टाइम बेयर्ड लोन बन गया है, अब बैंक चाह रहा है कि जो लिमिटेशन है वो फिर से अवेलेबल हो जाए। ये कैसे की जाएगी? तो इस समय फ्रेश लोन डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करेंगे विथ ओल्ड लोन बीइंग द कंसिडरेशन। ओल्ड लोन को कंसिडरेशन में रखते हुए न्यू जो फ्रेश लोन डॉक्यूमेंट्स है उन्हें ऑब्टेन करेंगे। बाकी अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप अलग से एक बार पूछ लीजिएगा, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। सर से आप पूछ लीजिएगा ग्रुप पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी किस में नहीं होगा सर? कौन से क्वेश्चन में आप बोल रहे हैं? 13 में, 12 में या 13 में? आर के शाह जी, चैट सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर लिखिए एक बार। 12 आप पूछ रहे हैं, एक बार हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आप पूछ रहे हैं कि डी क्यों नहीं होगा। मैं ये क्वेश्चन एक बार सर से क्लियर कर लूंगी। एक्चुअल में हम लोग डिस्कस करने के बाद आंसर्स पे आते हैं काफी ज्यादा, तो इसलिए ये आंसर सही है। आपका अगर डाउट है तो हम क्लियर कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, इसे कंसिडरेशन में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A issuance or bill of exchange dated August 12, 2005 is payable 1 month after date without days of grace and it is accepted on 16th August 2005. What is the last date of filing the suit as per Limitation Act? September 11, 2008. जी सर का आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे आंसर जो आप 12 का पूछ रहे हैं, आंसर यहाँ पे होगा 12 का, ऑल ऑफ दी ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि आंसर यहाँ पे चेंज हो गया हो, बट आंसर यहाँ पे होगा कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट भी ऑब्टेन होगा और बाय आस्किंग द बोरोवर ऑफ पार्ट पेमेंट। तो आप सभी का क्वेश्चन सही था यहाँ पे, एक तरीके से डाउट और यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, सभी को आंसर आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि 12th का आंसर डी है। अब एक सेकंड आप लोग वेट कीजिएगा, तो हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब इसका आंसर दे दीजिए आप लोग जल्दी से। 11 सितंबर 2008, 12 सितंबर 2008, 16 सितंबर 2008 या फिर डी 16 अगस्त 2008। क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर क्वेश्चन का? डी, ए, डी, सी, सभी के लगभग आंसर चारों ही आ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रिंट है सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आप चैट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मैम इसमें प्रिंट रॉन्ग है। मैडम 2005 होना चाहिए, 2008 लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन में ईयर गलत है। ठीक है सर, आप लोग इसे 2005 भी कंसीडर कीजिएगा, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगी उसमें ये करेक्शन हो जाएंगे। नहीं 2005 होने का मतलब नहीं है, 2008 ही ओके, राइट। श्वेता जी ये 2008 ही ठीक है। सवाल में लिमिटेशन पूछा गया कि आखिरी तारीख पर सूट फाइल करेंगे करके, तो आप सही हैं, सवाल भी सही है।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। लिमिटेशन सर वो थोड़ा सवाल है, क्या होता है हर डॉक्यूमेंट का एक लिमिटेशन पीरियड होता है, तो यहाँ यूजांस बिल है यहाँ पर, तो यहाँ पर यूजांस जी। बिल का जो लिमिटेशन पीरियड होता है, जब ड्यू होता है, ड्यू के ड्यू डेट से 3 साल, तो ड्यू डेट निकाल लीजिए और ड्यू डेट निकालने के बाद 3 साल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट निर्धारण के लिए तो हमने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं, बट हमारे साथी सब होनहार हैं, निकाल लेंगे। और हायर स्केल में एक सवाल ऐसा पूछता है, और बाकी क्लरिकल टू ऑफिसर में ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन हायर स्केल 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 में ऐसे सवाल पूछता है। ओके, कंटिन्यू कर लीजिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत मैं थोड़ा धन्यवाद अभी आपका। लेट आया, आपके सेशंस वगैरह नहीं देख पाया, जो भी डाउट होगा मैं साथियों का क्लियर कर दूंगा। कल डाउट क्लियरिंग बिल्कुल। सेशन है, श्वेता जी आप सभी साथियों को बता दीजिएगा, निश्चिंत रहें। जी सर। जी कल सर। अभी क्या ऑडिट का काम खत्म हो गया, कल मैं पूरा 2 घंटा रहूंगा इनके साथ, शाम को इवनिंग को अच्छा 9 सर। से 11, तो हम डाउट बिल्कुल सर। क्लियरिंग और इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन इनसे साझा करेंगे। जी सर, कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहे थे, तो मैंने वही सभी को यही बताया है कि डाउट सेशन में क्लियर हो जाएगा। एक बार सर मैं फिर से बता देती हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ पे सभी को क्वेश्चंस मतलब ये आप कैसे क्वेश्चन हैं? क्लियर आप करने अच्छे हैं के लिए। श्वेता जी? बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। जी सर, बढ़िया सर, बिल्कुल सर, बढ़िया सर। फर्स्ट क्लास, इसको कंटिन्यू कर लीजिए, फिर मैं जी बिल्कुल सर। डिनर वगैरह करके मैं साथियों के पास बात करने आ जाऊंगा, है ना? जी 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 बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी जी को। सर, थैंक यू सर। जी सर। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आप लोग को अपनी तरफ से गलत लग रहे हो, लेकिन क्वेश्चंस जो बनते हैं वही मैं आपको फिर से कहूंगी कि काफी ज्यादा विचार विमर्श करने के बाद हर एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो क्वेश्चन की गलत होने की संभावना तो ना के बराबर ही होती है। कुछ ऑप्शंस अगर गलत हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में परफेक्शन है। तो आप लोग एक बार थोड़ा सा अपनी तरफ से देख लिया कीजिए। और कल एक्चुअल में आप सभी लोगों का डाउट सेशन रहेगा 2 आवर्स का, तो इसमें जितने भी आपके डाउट्स आ रहे हैं आप लिख लीजिए, सर से आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया होगा, एक बार आपको सर ने भी समझा ही दिया है, तो अब आप सभी लोग आंसर भी बता चुके हैं। हम देख लेते हैं आंसर क्या है। तो आंसर है यहाँ पे 12 सितंबर 2008। अच्छा, अब इसे कैसे करना है सीखना है अगर, तो आप लोग सर के वीडियोस हैं इससे रिलेटेड, तो एक बार गो थ्रू आप कर सकते हैं। एक आध कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, तो आप सभी लोग इस पे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन केस क्रेडिट अकाउंट्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन डैश टू बी काउंटेड फ्रॉम डैश, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्रेडिट अकाउंट्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहाँ से कहाँ तक ऐसे एक तरीके से जो काउंट किया जा रहा है। तो ए 3 years फ्रॉम डेट ऑफ डिफॉल्ट, बी 3 years फ्रॉम डेट ऑफ सैंक्शन, सी 3 years फ्रॉम डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या फिर डी एनी वन ऑफ देम। तो कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर आ चुके हैं और आंसर आ रहा है सी 3 years फ्रॉम डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जिस आंसर पे श्योरिटी रहती है उस पे बहुत बढ़िया तरीके से तुरंत आंसर आने लगते हैं। सुब्रता घोष जी ने आंसर दिया है सी, ठीक है। विनय गुप्ता जी, सोमराज जी ने आंसर दिया है सी, सौरभ कुमार जी ने आंसर दिया है सी, आर के शाह जी ने आंसर दिया है सी। तो सभी का आंसर आ रहा है सी। तो देख लेते हैं क्या है आंसर। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर है सी, 3 years फ्रॉम डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू वैल्यूएशन रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर रिटेल एंड एग्रीकल्चरल लोन इफ द मार्केट वैल्यू इज अबव हाउ मच रुपीज, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या फिर 5 करोड़। टू वैल्यूएशन रिपोर्ट की जरूरत होती है रिटेल और एग्रीकल्चरल लोन में अगर मार्केट वैल्यू कितने रुपए से ऊपर हो, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। तो चैट सेक्शन में आंसर देख लेते हैं सभी के। आंसर ए और सी, 50 लाख आंसर आ रहा है, 2 करोड़ भी आंसर आया है, लेकिन 50 लाख लगभग सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर हम देख लेते हैं क्या है आंसर। आंसर है यहाँ पे बी, 1 करोड़ रुपए, ठीक है। कोई बात नहीं, 50% आंसर दे दिया 50 लाख लेकिन आंसर है 1 करोड़। तो इसको याद रख लीजिए, रिटेल और एग्रीकल्चरल लोन में अगर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है तो टू वैल्यूएशन रिपोर्ट की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पेशल ओटीएस स्कीम 2022-23 कवर्स ऑल एनपीए अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग अप टू। जो स्पेशल ओटीएस स्कीम है 2022-23 की, ये कवर करता है
सारे एनपीए अकाउंट्स को जो कि आउटस्टैंडिंग है अप टू 20 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ या फिर 50 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ या 50 करोड़। तो आंसर आ रहा है बी और ए, मतलब 10 करोड़ या 20 करोड़। अनुराग जैन जी का आंसर आया है बी, शशि जी का आंसर आया है 20 करोड़, विनय गुप्ता जी का आंसर आया है बी 10 करोड़। ठीक है, देखते हैं सब लोग जैसे अभी तक बने हुए हैं सेशन में, सभी लोग बने रहिएगा। अभी सर से भी इंटरेक्शन होगा आप लोगों का, और उसके पहले आपको यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट जरूर कीजिए सभी लोग। और आंसर देख लेते हैं क्या है, तो आंसर है बी 10 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडर स्पेशल ओटीएस स्कीम 2022-23 स्कीम ओटीएस अमाउंट मे बी पेड विद इन हाउ मच मंथ ऑफ सैंक्शन विदाउट इंटरेस्ट। स्पेशल ओटीएस स्कीम 2022-23 के अंतर्गत ओटीएस अमाउंट पे करना है विद इन हाउ मच मंथ विदाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बिना। ए 2 मंथ ऑफ सेक्शन, बी 1 मंथ ऑफ सेक्शन सैंक्शन, सी 3 मंथ ऑफ सैंक्शन या फिर डी 4 मंथ ऑफ सैंक्शन। और लगभग सभी के आंसर आ चुके हैं 3 मंथ। और अच्छा 3 और 1 मंथ में शायद कंफ्यूजन है सभी को, बट ज्यादातर आंसर सभी के सी ही आ रहे हैं। तो इसी के साथ हम आंसर देखते हैं कि आंसर एक्चुअल में क्या है। और आंसर है यहाँ पे सी 3 मंथ ऑफ सैंक्शन। सभी का आंसर सही था, जिसका सही नहीं था तो वो अब सही आंसर कर लीजिए और याद कर लीजिए, और एग्जाम में आंसर गलत मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए। In willful defaulter account, OTS will be sanctioned by under Special OTS Scheme 2022-23. Willful defaulter account में OTS जो सैंक्शन किया जाएगा अंडर स्पेशल OTS स्कीम, HLCC at CO, ZLCC at ZO, ED at CO या फिर ZM कमिटी at ZO। तो चैट सेक्शन सभी के लिए है, तो सभी लोग आंसर दीजिए। DBA आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और देख लेते हैं क्या है आंसर। आंसर है यहाँ पे डी ZM कमिटी एट ZO। नेक्स्ट देखिए। डिटेक्टिव एजेंसी कैन बी एंगेज अंडर NPV स्कीम। डिटेक्टिव एजेंसी कैन बी एंगेज अंडर NPV स्कीम। ऑप्शन देखिए। आउटस्टैंडिंग ड्यू इज अबव 2 करोड़, जो आउटस्टैंडिंग ड्यू है या वो 2 करोड़ से ज्यादा हो, या 1 करोड़ से ज्यादा हो, या 5 करोड़ से ज्यादा, या 10 करोड़ से ज्यादा। तो चैट सेक्शन में आंसर जल्दी से दे दीजिए आप सभी लोग। आंसर आ रहा है BCB। अच्छा 1 करोड़, 5 करोड़, अच्छा दोनों में सभी को कंफ्यूजन है। देख लेते हैं क्या है आंसर। आंसर है यहाँ पे बी, आउटस्टैंडिंग ड्यू इज अबव 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Opportunity cost of OTS proposals shall be calculated at MCLR for how much years in SAR-FASI cases? ठीक है, 1 year, 7 years, 3 year या फिर 5 year। तो चैट सेक्शन में जल्दी से आंसर बता दीजिए आप लोग। AD, अच्छा 1 साल या 5 साल सभी को लग रहा है यहाँ पे आंसर। ठीक है, आंसर देखते हैं हम क्या है। आंसर है यहाँ पे डी 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रपोजल इन्वॉल्विंग सेक्रीफाइस ऑफ मोर देन 10 करोड़ टू 50 करोड़। जो प्रपोजल इन्वॉल्विंग जिसमें सेक्रीफाइस है मोर देन 10 करोड़ टू 50 करोड़, मतलब कि 10 करोड़ से 50 करोड़, विल बी कंसिडर्ड ZAO, विल बी कंसिडर्ड MCB, सैम कंपनी या फिर सैम CO, सैम को, और या फिर CACB। डी आ रहा है लगभग सभी का आंसर यहाँ पे। ठीक है, आंसर है डी, विल बी कंसिडर्ड बाय CACB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Sacrifice amount percentage for outstanding up to ₹2 lakh in SBCD account B3/loss secured account under special OTS scheme 2022-23, 75A 75%, B 50%, C 40% या फिर D 45%। अभी सभी के आंसर आना लगभग कम हो गए। क्या हुआ, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं या फिर अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है?
अभी स्टार्टिंग में सबके आंसर आ रहे थे, मुझे आंसर पढ़ने में ही मुश्किल हो रहा था, एक्चुअल में इतने आंसर आ रहे थे। अभी 8-10 ही आंसर आ रहे हैं, आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं। कोई बात नहीं सर, ठीक है। तो अगर आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं आंसर, तो हम ऐसा करेंगे, क्वेश्चन का आंसर थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है सारी चीजों को, तो याद जरूर कर लीजिएगा। देख लेते हैं हम क्या है आंसर। आंसर है ए 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Under NPV approach for compromise settlement, eligible accounts criteria are given in Recovery Policy 2022-23. Choose the most appropriate option regarding eligible accounts. NPV जो अप्रोच होती है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के लिए, तो इसमें जो एलिजिबल अकाउंट्स क्राइटेरिया है जो कि हम रिकवरी पॉलिसी 2022-23 में दे रहे हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा एलिजिबल अकाउंट को लेकर। Regarding eligible accounts, A. NP account with security enforceable under SARFAESI Act or DRT at least one attempt of auction exercised but not materialized. B. Condition of option A will not apply in case any stay granted by High Court DRT action on under SARFAESI after issuance of 13 subsection 12/13 subsection 4. Neither A nor B is correct, या फिर both ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आंसर इसलिए दीजिए कि ये समझ आए कि हमने एक्चुअल में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर हम क्या लगाएंगे और सही जा रहे हैं या नहीं। आप सभी लोग अपने अनुभव के आधार पर काफी अच्छे से आंसर सही लगा सकते हैं। एक बार थोड़ा सा क्लिक करना है हमें ऑप्शन को देखते हुए कि क्या सही हो सकता है। देखिए, सबसे पहले ये कहा है जो एनपी अकाउंट है विद सिक्योरिटी एनफोर्सिएबल अंडर सरफेसी एक्ट या डीआरटी, एटलीस्ट वन अटेम्प्ट ऑफ ऑक्शन होना चाहिए बट मटेरियलाइज्ड नहीं हो। सेकंड में इन्होंने ये कहा है कि जो ऑप्शन ए की कंडीशन है, ये किसी भी केस में अगर हम बात करें तो अप्लाई नहीं, ऐसे केस में अप्लाई नहीं होगी। एनी स्टे ग्रांटेड बाय हाई कोर्ट ऑन एक्शन अंडर, यहाँ पे इशुएंस सब सेक्शन दिया हुआ है। तो आंसर देख लीजिए क्या है आंसर। आप लोग का कहना है क्या डी आंसर है, दोनों करेक्ट हैं, और सी दिया है कि दोनों करेक्ट नहीं है। आंसर है डी, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ही समाप्ति हो गई है आज के सेशन की। तो जो आउट ऑफ रेंज वाले क्वेश्चन आ रहे थे वो अब समाप्त होते हैं, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव था, सभी के आंसर्स लगभग आ रहे थे यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि इतने टाइम हो जाता है, उसके बाद भी आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहते हैं और आंसर्स देते हैं। यही भगवान से एक प्रार्थना है कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और आज का शुभ विचार हम पढ़ लेते हैं, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। तो आप सभी लोग समय और शिक्षा का बिल्कुल सही उपयोग कर रहे हैं। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। आने वाले सेशंस में हम इसी तरीके के क्वेश्चंस रखेंगे और आपके डाउट क्लियर करने के लिए डाउट सेशन जरूर रहेंगे। मैम हेलो, और अगर आप लोग कुछ सजेशंस या फीडबैक देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ जी सर, बताइए। क्वेश्चन 18 का आंसर क्या था? अच्छा, 18 का एक बार हम देख लेते हैं। हाँ हाँ, बस सही। 3 मंथ ऑफ सेक्शन है सर इसका आंसर। ओके, थैंक यू। आप लोग कुछ इस सेशन से रिलेटेड कुछ सजेशंस या फीडबैक देना चाहते हैं तो चैट सेक्शन में जरूर दीजिए। आने वाले सेशंस में हम इन सारी चीजों को ऐड करते जाएंगे। और क्योंकि अभी आपका नेक्स्ट सेशन है 11:30 से, तो 5 से 10 मिनट अगर हम इन सारी चीजों के लिए अगर आप लोग दे सकते हैं अपने सजेशंस तो बिल्कुल दे दीजिए। फिर सर आपका सेशन लेने वाले हैं। कोई सजेशन सेशंस को लेकर, कोई फीडबैक? अगर आप लोग को टाइम नहीं मिल पाता हो, बताने का भी टाइम है सभी के पास, तो बता सकते हैं। चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा बताइए, सभी की तैयारियां कैसी चल रही, कैसी प्रिपरेशन चल रही है सबकी?
किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, सब थक चुके हैं, सोच रहे हैं मैडम अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाए बस। आपका आर के शाह जी, आपका आंसर अप्रैल में है। अच्छी चल रही है तैयारियां। अगर क्वेश्चन के पहले बैंक का नाम मेंशन हो तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है जी अनुराग जी, बिल्कुल दिन पता नहीं चलता है जैसे ही एग्जाम आता है। दिनेश जी का एग्जाम 14 को है। दिनेश जी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप बिल्कुल अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम सेशन समाप्त करते हैं। अभी सर बस कुछ मिनट्स में आने वाले हैं और आप लोगों का सेशन सर के साथ रहेगा, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक के तुरंत बाद इवन मैं तो बैंक में ही लॉग इन करता हूँ। जी बिल्कुल, आप लोगों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो अब सभी को शुभ रात्रि। सर कुछ मिनट्स में आप लोगों से जुड़ जाएंगे तो सेशन स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।